चलो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी ग्लैंड। ठीक, और आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड को हिंदी में स्तन ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक, मेमोरी ग्लैंड को हिंदी में स्तन ग्रंथियां भी कहते हैं। स्तन ग्रंथि, ठीक कहते हैं। अब बात ये आती है कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मेमोरी ग्लैंड के जो डेवलपमेंट होता है उसको कहा जाता है थैलार्की। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज नोन एज थैलार्की। और जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है या इसके इन्फ्लुएंस में होता है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है जो कि ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, वो भी ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब लैक्टेशन होता है फिर भी एक हार्मोन निकलता है, जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं, वो भी ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट 3 बार होता है। एक प्यूबर्टी के समय होता है, दूसरा गेस्टेशन के समय होता है और तीसरा लैक्टेशन के समय पे होता है। तो आप लिखिएगा और हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लिखो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी स्तन इज नोन एज थैलार्की। ठीक, अंडर इन्फ्लुएंस एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन हैं, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन के उसमें होता है। 3 बार में जो डेवलपमेंट है ब्रेस्ट का वो हो पाता है। एक समय प्यूबर्टी के समय, देन गेस्टेशन के समय और देन लैक्टेशन के समय पे डेवलपमेंट मेमोरी ग्लैंड का होता है। तो जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का ये मॉडिफाइड होती हैं। आप लिख लो मेमोरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड होती हैं। ठीक, ये स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाइड होकर मेमोरी ग्लैंड बनती हैं। अब हम इसका डायग्राम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि मेमोरी ग्लैंड का बड़ी होना या छोटी होना मिल्क के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी की मेमोरी ग्लैंड बड़ी हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें एडिपोज टिश्यू यानी कि उसमें फैट का ज़्यादा डिपोजिशन हुआ है, और किसी की मेमोरी ग्लैंड छोटी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मिल्क जो है वो कम बनेगा। मिल्क का बनना या उसका बाहर इजैकुलेट होना मिल्क के ब्रेस्ट के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू जानेंगे। आप इतना लिख लीजिएगा। चलो, आप लिख चुके होंगे तो इसको हम आगे करते हैं। अब आप हमारे साथ में डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने से पहले ये लिख लो कि जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो रिब्स से मेमोरी ग्लैंड रिब्स से बाई पेक्टोरल मेजर मसल से अटैच होती हैं। बाई लिगामेंट, कूपर लिगामेंट से ये अटैच होती हैं। तो यहाँ पे लिख लो मेमोरी ग्लैंड अटैच पेक्टोरल मेजर मसल जो कि चेस्ट या रिब्स के पास पाई जाती है। मसल थ्रो कूपर्स लिगामेंट, ठीक, ये लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। अब हम इसके डायग्राम के आगे समझने वाले हैं। अब आप इतना लिख लो। ठीक,
अब डायग्राम हम इसका बनाते हैं, किसका, ब्रेस्ट का डायग्राम बना रहे हैं। ऐसा समझो, ये वाली हमारी रिब्स हैं, ये वाली रिब्स हैं, ये वाली रिब्स है, ठीक। अब रिब्स के बाद ये वाला हमारा ब्रेस्ट है, क्या है, ये वाला हमारा ब्रेस्ट है, ठीक। ये हमने रिब्स को काटा, ऐसे स्तन को काटा है, ठीक। तो ये रिब्स है, इसमें ये रिब है, ठीक। अब इसी में पेक्टोरल मेजरस मसल होती हैं, पेक्टोरल मेजर मसल कहाँ होती हैं, चेस्ट में पाई जाती हैं। अब इसी में ये देखो, इधर ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाले जो हैं ये क्या है, एल्वियोलाई हैं, और ये एल्वियोलाई मिल के ऐसे ऐसे इसमें खुले होते हैं, इसको कहते हैं निपिल। क्या कहते हैं, निपिल, इसको कहते हैं निपिल। और ये हमारा पूरा ब्रेस्ट है, ये वाला पूरा ब्रेस्ट। आप इतना लिखो, फिर इसका दूसरा फ्लो डायग्राम बना के हम आपको समझाते हैं। आप ये वाला डायग्राम बनाओ, ये इतना लिखो, निपिल लिखो, ठीक। और ये इसके अंदर हम आपको बताएंगे लैक्टिव फ्रेश डक्ट क्या होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड क्या होती हैं, ठीक, और मेमोरी लोब क्या होते हैं, हम आपको बता दें। जैसे कि ये हैं, तो ये अंदर, ये इसके अंदर मेमोरी लोब जो होती हैं कितनी संख्या में होते हैं, मेमोरी लोब जो मेमोरी लोब होते हैं वो संख्या में 15 से 20 होते हैं। यही मेमोरी लोब हैं, यही मतलब डिपेंड करेंगे मिल्क का, इसी मिल्क में इन्हीं में मिल्क बनता है। लेकिन जो इसके चारों तरफ ये फैट यानी जो एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट होते हैं, ये ब्रेस्ट के साइज़ को डिपेंड करते हैं। अच्छा ये बताओ, किसी का ब्रेस्ट छोटा या बड़ा, तो उसमें तो ये जो मेमोरी लोब है उसमें तो 15 से 20 ही होंगी। अगर ये इतने ही हैं तो फिर ना तो मिल्क ज़्यादा बनेगा ना मिल्क कम बनेगा, ना मिल्क ज़्यादा बनेगा ना मिल्क कम बनेगा। लेकिन कई फीमेल में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आगे मतलब मिल्क बहुत कम बनता है, तो अलग सी बात है। लेकिन यहाँ पे नेचुरली सब में इतना ही बनेगा। जो आपके कॉन्सेप्टिव क्लैरिटी के लिए, ब्रेस्ट के साइज़ का बड़ा होना या छोटा होना मिल्क के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप डायग्राम बनाओ, देन मेमोरी लोब को हम डिटेल में समझने वाले हैं। आप डायग्राम बनाओ फ्लक्स से। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है, ठीक। आप डायग्राम बना लो, इतना बन गया होगा। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक मेमोरी लोब को लेंगे और लेने के बाद में उसका हम पूरा सा डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक। अब आप ऐसे कीजिएगा, ये वाला देखो, ऐसे ये इसका चौड़ा वाला भाग जो है वो एम्पुला है, लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये जो हमारा बनने वाला ये है इसका निपिल। निपिल को हिंदी में चूचक कहते हैं। बेटा हिंदी जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और हिंदी के टर्मिनोलॉजी जो हैं वो भी थोड़ा कहने में अच्छे नहीं हैं। अब आप चाहो तो इंग्लिश में पढ़ लो, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक। हाँ, बायोलॉजी की ओरिजिन ही बेटा इंग्लिश है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, ये हम बना रहे हैं लोब्यूल, ठीक। ये हमारा एक है, ठीक। अब ये देखो, ये क्या है, ये है एल्वियोलाई। क्या है, एल्वियोलाई। ये क्या है, ये है यहाँ पे एल्वियोलाई। आप यहाँ पे लिख लो एल्वियोलाई, या हो सकता है ये आपको यहाँ पे ना दिखता हो। ये क्या है, एल्वियोलाई, ठीक, एल्वियोलाई, ठीक। अब एल्वियोलाई में ये अंदर की तरफ देखो, ये इसके अंदर ये वाली सेल बनी है। क्या है, ये वाली सेल है। अब जो ये सेल हैं, इन सेल को कहा जाता है मिल्क सिक्रेटिंग सेल। कौन सी सेल, मिल्क को बनाने वाली सेल। इसमें मिल्क सिक्रेटिंग सेल होती हैं। ये सेल जो होती हैं ये मिल्क को सिक्रेट करती हैं और इसी को कहा जाता है मिल्क सिक्रेटिंग सेल। तो ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल होंगी, ठीक, मिल्क को सिक्रेट करती हैं। यहाँ पे ये मिल्क निकल रहा है, तो मिल्क को बनाने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क को बनाने का काम, मिल्क को फॉर्म करने का काम या बनाने का काम, करने का काम
कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है, ठीक। जबकि मिल्क को इजैकुलेट या बाहर निकालने का जो काम है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। अभी जो सेल हैं, ये वाले जो तुमको सेल दिख रही हैं, ये वाली सेल होती हैं स्मूथ सेल। कैसी सेल होती हैं? स्मूथ सेल, स्मूथ सेल होती हैं। इसके ऊपर स्मूथ सेल, ठीक। इसके ऊपर ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। ये नहीं है कि आप इसके ऊपर आपका कोई मसल, स्मूथ मसल कहते हैं, सेल नहीं बेटा, स्मूथ मसल ये वाला है यहाँ पे स्मूथ मसल, ठीक। तो स्मूथ मसल है, इसके ऊपर नर्वस सिस्टम का इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। और ये जो हमारी मसल होती हैं ये वाली, इसी के ऊपर ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर क्या काम करते हैं? ये होते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। और इनका काम क्या होता है? इसी के ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, इसी के ऊपर ऑक्सीटोसिन आता है और अटैच हो जाता है और मिल्क को बाहर इजैकुलेट कराने लगता है। तो ये पढ़ लो, या पढ़ लो, ये पढ़ लो, सब सारा पढ़ना एक ही बात है। इसे कहते हैं एम्पुला, एम्पुला। इनसे सबसे ऐसे मिल्क बन रहा है, सब में मिल्क बन रहा है, सब में एक साथ में सब में मिल्क बन रहा है। मिल्क बनने के बाद में ये मिल्क बन रहा है और यहाँ पे एम्पुला में आएगा, यहाँ पे धीरे धीरे एम्पुला में आएगा और एम्पुला से आते ये लैक्टिफेरस डक्ट में आएगा। कहाँ आएगा? लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट में आ जाएगा। अब जब ये रास्ता है तो जाएगा तो इसी रास्ते से या कहीं से और निकल जाएगा, तो लैक्टिफेरस डक्ट में आएगा। और ये वाला हमारा निपिल है, निपिल, निपिल को हिंदी में चूचक कहते हैं। जो चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे निपिल कहते हैं। और यहाँ से मिल्क बाहर इजैकुलेट हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट मेमरी ग्लैंड। आप फिर से जान लो, जो मेमरी ग्लैंड होती हैं वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज़ नोन एज थैलार्की। और जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है, के हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। पहली बार या मेमरी जो ग्लैंड जो बढ़ने का काम करती हैं, बढ़ती हैं, वो एट प्यूबर्टी, देन गेस्टेशन, देन लैक्टेशन, ठीक। अब आप इतना समझो और थोड़ा सा अभी इसके आगे हम और जानेंगे। क्या जानेंगे? कि जब लैक्टेशन चल रहा होता है तो उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं होती है। चलिए अभी हम जानते हैं इसको। आप ये वाला डायग्राम बनाओ पहले से, ठीक। आपका ये बन चुका है। अब हम ये जान लेते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब लैक्टेशन हो रहा है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं चलता। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक सीधी सी बात है, ये कि यहाँ पे कहानी लागू होती। देखो भाई, अगर हम बड़े हैं तो तुमको नहीं आने देंगे, तुम बड़े हो तो हमको नहीं आने दोगे। यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है कि अगर मैं आ गया तो तुमको नहीं आने, जब तक मेरी डोमिनेंसी रहेगी तब तक मैं रहूँगा, जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा तब तुम्हें आने दूँगा। यहाँ पे हर आदमी अपना अपना डोमिनेंस प्रदर्शन करता है कि देखो मैं हूँ तो तुम नहीं आ सकते, अगर तुम्हारा डोमिनेंट ज़्यादा है तो मैं आ जाऊँगा, तुम जैसे ही कम पड़ोगे मैं तुरंत आ जाऊँगा, ठीक। अब आप ऐसे समझो, ऐसे ये वाला है हमारा हाइपोथैलेमस। किसी बच्चे ने पूछा था कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन का पार्ट है। और फॉर ब्रेन में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायनसेफ्लान, दूसरा होता है टेलेनसेफ्लान, ठीक। एक होता है डायनसेफ्लान और दूसरा होता है टेलेनसेफ्लान। तो डायनसेफ्लान का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक। अब ये देखो हमारी नीचे वाली पिट्यूटरी है, ये ऊपर वाला हाइपोथैलेमस, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा निकलता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है FSH और निकलता है LH। ये दोनों हार्मोन ये फॉलिकल को ग्रोथ कराता है और ये यहाँ पे ओव्यूलेशन करा देता है। लेकिन जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन, तो लैक्टेशन के टाइम पे प्रोलैक्टिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन या PRL
एक ही नाम है बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और जब लैक्टेशन हो रहा होता है तो ये दोनों हार्मोन पहले से कहाँ होते हैं, नहीं होते हैं। और जब ये नहीं होते हैं तो इसकी डोमिनेंस इतनी ज़्यादा, ये बहुत बढ़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन, तो ये GnRH को इनहिबिट कर देता है। कहता अभी तुम नहीं निकलोगे, अगर ये नहीं निकलेगा तो FSH नहीं निकलेगा, अगर ये इसको काम नहीं करेगा इसके, तो ये दोनों हार्मोन नहीं निकलते हैं। और ये दोनों हार्मोन नहीं निकलेंगे तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे ऑपरेट हो जाएगी। रीज़न इज़ दैट जो काम आप करते हैं वही तो कर सकते हैं, अगर तुम्हें आने ही नहीं दिया जाएगा तो वो काम कैसे हो जाएगा। मान लो कि एक मास्टर है, ठीक, अपनी क्लास में पढ़ा रहा है, अगर उस मास्टर को लड़के क्लास में आने ही नहीं देते हैं तो फिर बताओ पढ़ाई कैसे चलेगी। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हैं ये हैं मास्टर, और ये क्या हैं लड़के। इतने लड़के यहाँ पे हैवी हो गए, ज़्यादा हो गए हैं, तो ये मास्टर को आने ही नहीं देते हैं। अगर मास्टर क्लास में नहीं आएगा तो फिर ये पढ़ाई कैसे होगी, अगर पढ़ाई नहीं होगी तो रिज़ल्ट कैसे आएगा। और जो इसका रिज़ल्ट है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका रिजल्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसका रिजल्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये किसका रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट है GnRH का। देखो GnRH जब बढ़ेगा तो FSH LH निकलेंगे, अगर FSH और LH नहीं निकलेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत उत्पाती हैं। बच्चे यहाँ पे कौन है, PRL का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है तो मास्टर साहब को नहीं आने देंगे। यहाँ पे मास्टर साहब कौन हैं, GnRH हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। अगर मास्टर साहब नहीं आएंगे तो FSH LH नहीं आएगा, अगर FSH LH नहीं आएगा तो मतलब पढ़ाई नहीं होगी, अगर पढ़ाई नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट इज all about why menstrual cycle do not operate at lactation period। तो इसका रीज़न यही है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। लेकिन मोस्टली 99.99% में एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं होती। 1% तो कहीं भी अपवाद हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा पूरा डेवलपमेंट ब्रेस्ट या पूरा ब्रेस्ट के ऊपर था, ठीक। हम आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा कि जो ब्रेस्ट हैं वो मेल और फीमेल में दोनों में होते हैं, ठीक। जो ब्रेस्ट हैं वो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन फीमेल में ही क्यों ब्रेस्ट फंक्शनल होते हैं जबकि मेल में फंक्शनल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिससे कहते हैं मुलेरियन एंड वॉल्फियन डक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप हेडिंग डालो मुलेरियन एंड वॉल्फियन डक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक। यही कॉन्सेप्ट बताएगा कि मेल में ब्रेस्ट क्यों फंक्शनल नहीं होते हैं जबकि फीमेल में ब्रेस्ट जो हैं वो फंक्शनल होते हैं। अब आप ऐसे हेडिंग डालो, ऐसे हेडिंग डालो। इधर यहाँ पे लिखो मेल और यहाँ पे लिखो फीमेल, ठीक। इसमें एक तरफ लिखो क्या, वॉल्फियन डक्ट, एक तरफ लिखो मुलेरियन और दूसरे पे लिखो वॉल्फियन डक्ट। सेम यहाँ पे ऐसे ही करो, इधर भी करो। यहाँ पे लिखो मुलेरिन और यहाँ पे लिखो वॉल्फियन, ठीक। ये दोनों तरफ डक्ट लिख लेना। अब आप इतना कॉपी करो, हम अभी आपको और आगे बता रहे हैं। तो आप ऐसे जानो कि जो फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल में हमारे होते हैं ओवरी और मेल में हमारे होते हैं टेस्टिस। ठीक। मेल में हमारे होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी
आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस एंड ओवरी जो हैं ये दोनों के दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक, तो जो सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल होती हैं वो रिलीज करती हैं एंटी मुलेरिन फैक्टर। कौन सी सेल? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या रिलीज करती हैं? AMF, एंटी मुलेरिन फैक्टर। और ये मुलेरिन डक्ट के ऊपर काम करेंगी और ये मेल में वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाई जाएंगी। क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन कर देंगी, अवशेषी अंग के रूप में कर देंगी। ये डक्ट को फंक्शनल होने नहीं देंगी। जबकि जो वॉल्फियन डक्ट है, वॉल्फियन डक्ट है, ठीक, इस पे काम करेगा टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन किस में पाया जाता है? मेल में। टेस्टोस्टेरॉन किस में? मेल में पाया जाता है। इस पर वर्क करेगा टेस्टोस्टेरॉन, स्टेरॉन, जो कि काम करेगा और बनाएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? जो गैमेट तो नहीं बनाते हैं लेकिन आगे बहुत हेल्प करते हैं, आगे बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि जो ब्रेस्ट, ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ही आता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया मेल। लेकिन मेल में पहले जब तक एक्स और वाई क्रोमोसोम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते तब तक ये हमारी मुलेरिन डक्ट बन चुकी थी, जो कि सर्टोली सेल ने एंटी मुलेरिन फैक्टर निकाल रहे भाई अगर तुम बन जाओगे ना तो ये मेल से तो ये फीमेल बन जाएगा, मेल से फीमेल बन जाएगा तो एंटी मुलेरिन फैक्टर, एंटी माने विरोधी, ये आएगा और मुलेरिन डक्ट को ये स्टॉप करा देगा, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हो जाएगी। फिर बात आती है फीमेल में। फीमेल में क्या होता है? तो फीमेल में ये होता है कि तो यहाँ पे मुलेरिन फैक्टर, यहाँ पे मुलेरिन फैक्टर आता है। यहाँ पे जो, अब आप इतना पहले लिखो, इतना लिखो, बाद में उसको कंटिन्यू करते हैं। इतना इधर इधर वाला लिखो पहले। फिर यहाँ पे आता है मुलेरिन फैक्टर। मुलेरिन फैक्टर जो होता है वो फीमेल में आएगा, फीमेल में आएगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनवा देगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनवाएगा और इसमें ब्रेस्ट बन जाएंगे, ब्रेस्ट बन जाएंगे और यहाँ पर ये फंक्शनल भी हो जाएंगे। जबकि जो वॉल्फियन डक्ट पे काम करता है टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन फीमेल में कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन अब्सेंट होगा, इसलिए यहाँ पे फेमाइन कैरेक्टर आएंगे और यहाँ पे मैस्कुलाइन कैरेक्टर आएंगे। तो ये हम लोग जान गए हैं कि मेल और फीमेल दोनों में सबसे पहले ब्रेस्ट बन जाते हैं, लेकिन मेल में नॉन फंक्शनल होते हैं जबकि फीमेल में फंक्शनल होते हैं। तो रीज़न यही होता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के एक्सप्रेस होने से पहले ही निपल या ब्रेस्ट बन चुके होते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ब्रेस्ट। ठीक, अब हम आगे के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप बने रहिएगा, देखते रहिए। ओके, धन्यवाद।